वेलकम एवरीवन, आई एम अभिनव सोनी, फिजिक्स फैकल्टी, कौशल्या एकेडमी। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत बढ़िया से अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके जस्ट एक्सटेंशन ही है। लॉज ऑफ मोशन का एक्सटेंशन है फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन एक यूनिट ही होता है। तो फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है। नॉन इंट्यूटिव का मतलब जैसा हमको लगता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन होना चाहिए, कि फ्रिक्शन ऐसा, सभी ने फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। सभी लोग फ्रिक्शन जानते हैं। ऐसा अभी ठंडी वंडी भी आ गई है। खैर अभी जब वीडियो देख रहे हो तो शायद गर्मी आ गई होगी, जब भी, पर अभी तो यहाँ पे ठंडी है। तो अपन ऐसा हाथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ये सब बेसिक फ्रिक्शन तो सभी को पता ही है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो अपने को खसकाने में मुश्किल होगी, कोई भी स्लाइड करने में। इसीलिए चक्का लगा देते हैं तो रोलिंग होता है, तो रोल होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, कैसे होता है, बिहेव करता है, वो सब थोड़ा बहुत तो बेसिक सबको आइडिया है ही। लेकिन ये इतना नॉन इंट्यूटिव है, मतलब कि जैसा अपने को लगता है बिल्कुल उसके कभी कभी अलग बिहेव करता है, कभी कभी वैसा ही बिहेव करता है। बहुत नॉन इंट्यूटिव, जैसा हम सोचेंगे कि फ्रिक्शन ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता है हर बार। तो देखते हैं धीरे धीरे एक एक लेयर बाय लेयर इसके अंदर डीप जाते जाएंगे और अल्टीमेट लास्ट लेयर तक के पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे फ्रिक्शन को। सभी लोग जो भी लॉज ऑफ मोशन से आ रहे हैं वो पूरा फ्रिक्शन को लास्ट तक कंप्लीट करें। बीच में लेक्चर छोड़ो नहीं, क्योंकि बीच में ऐसा कोई भी टॉपिक, मतलब सारे लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लेक्चर बीच का मिसिंग होगा तो आगे के लिंक्स मिस हो जाएंगे। तो सारे लिंक्स फॉलो करते चलो स्टार्टिंग से, ठीक है। तो फ्रिक्शन आज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन में कहानी से शुरू करेंगे। पहले जैसा समझा जाता था फ्रिक्शन को, पहले क्या, इनफैक्ट भी पढ़ने से पहले मैं अगर बताऊंगा तो सभी लोग मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री भी करेंगे जो अभी ओल्ड थ्योरी आने वाली है। तो ये है फ्रिक्शन ऐसा है, फ्रिक्शन की ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या बोलती है कि अगर जब हम लोग देखें ओल्ड थ्योरी का, मैं सारे पॉइंट्स पोस्टुलेट्स बताऊंगा। एक मास रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक लगा है तो फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है हर चीज़। ऐसा क्यों होता है वहाँ से स्टार्ट होता है हर चीज़। तो जब ये फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा जा रहा था मैकेनिक्स टाइम से, बहुत पहले, न्यूटन के भी पहले जब पढ़ा जाता था, गैलीलियो का टाइम था, उससे भी पहले टाइम थे, तो बोले कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली एग्जिस्ट इसलिए करता है। और हाँ, फ्रिक्शन जो होगा हमेशा सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, बॉडी के अंदर नहीं। कहाँ पर, इसके सरफेस में, और उन सरफेस पे एक्ट करेगा जो कांटेक्ट में है। तो ये ब्लॉक और ये जो सरफेस है, जो भी जिसके ऊपर भी रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये स्लाइड खसकने वाला है या रखा हुआ है जैसा भी, तो उन दोनों के सरफेसेस के बीच में अगर अपन जूम करके देखें, उसको बहुत जूम करके देखें, तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है, परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। ये मैं भी पुरानी ओल्ड थ्योरी बता रहा हूँ कैसे वो इवॉल्व हुआ फ्रिक्शन। तो जब इसको जूम करके देखे तो कुछ ऐसा दिखा। अगर इसको जूम करके कितना भी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस उसको जूम करके देखेंगे ना, तो उसमें ये रफनेस दिखेगा। और ये रफनेस के कारण ऊपर वाले सरफेस का रफनेस और नीचे वाले सरफेस का रफनेस, वो दोनों जो रफनेस है, ये छोटा सा जो पार्ट लिया उसको जूम करके इधर देख रहे हैं, तो ये जो रफनेस है ना, इसमें क्या होता है, ये इंटरलॉकिंग हो जाता है, फंस जाता है। अब ये क्योंकि इंटरलॉक हो गया है, तो इंटरलॉक होने की वजह से जब मैं इसको स्लाइड कराना चाहूँगा, इसके ऊपर खसकाना चाहूँगा, तो होगा क्या जब इसको मैं स्लाइड कराना चाहूँगा तो होगा क्या कि इंटरलॉकिंग उसको अपोज करेंगे, क्योंकि ये लॉक्ड है ना, फंसा हुआ है, तो उसको अपोज करेंगे। और इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने जितना मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके स्लाइड होगा। और यही कारण बना कि इसका फ्रिक्शन का। बहुत बढ़िया, सब लोग इससे एग्री किए। बहुत आगे बढ़ा ये थ्योरी कि इस इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है। हमको इंटरलॉकिंग कम करने के लिए सरफेसेस को स्मूथ से ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहिए। तो बहुत अगर स्मूथ बना देंगे तो फिर ये क्या, इंटरलॉकिंग कम से कम होगी और फ्रिक्शन रिड्यूस होता जाएगा। बहुत अप्रिशिएट किया गया बढ़िया से। तो ये बनी ओल्ड थ्योरी, मतलब जो फ्रिक्शन की स्टार्टिंग में जो पहली बार जब फ्रिक्शन पढ़ा गया तो उसकी थ्योरी बनी। अब कैसे उसकी थ्योरी बनी देखते हैं, तो उसके पॉइंट्स क्या क्या रहे। तो देखो अब ओल्ड थ्योरी कैसा है फ्रिक्शन का, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। बहुत ही सही बात है, बिल्कुल। अगर ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट जैसे कि ये सरफेस है और उसमें एरिया ज़्यादा है, उसके कांटेक्ट एरिया ऊपर में भले ही कम हो, तो अगर कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बहुत ही सही बात है, बिल्कुल ठीक, एकदम अप्रिशिएट किया गया, करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बोले कि मोर द एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, बिल्कुल ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी। ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो हायर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ज़्यादा इंटरलॉकिंग को ज़्यादा फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है,
बहुत ही बढ़िया। इट डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। अब ये रफनेस का क्या मतलब है? रफनेस का मतलब है कि वो सरफेस में कितने ज़्यादा स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स मतलब जैसे ये थे ना, ये सब स्पाइक्स हैं, ये तो कितने ज़्यादा स्पाइक्स हैं उतना ज़्यादा रफ है, और जितने कम स्पाइक्स होंगे उतना कम रफ होगा। तो अगर कम रफ होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और ज़्यादा रफ होगा सरफेस तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ये थी ओल्ड थ्योरी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये गलत है, गलत है। मतलब रफनेस पे नहीं डिपेंड करता है, मैं बोलता हूँ रफनेस पे नहीं। अगर आप पॉलिश कर दोगे, बहुत स्मूथ, बहुत चिकना कर दोगे, फिर भी फ्रिक्शन बहुत हाई वैल्यू होगी फ्रिक्शन की। बताऊंगा उसका एग्जांपल, बताऊंगा अभी उसका एग्जांपल। वैसे ही फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये भी बात गलत है। ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कैसे, देखते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया ऐसा, जैसे देखो एक मेरे पास ब्रिक है, ब्रिक है, ईट है, ईटा। उसमें क्या होता है, ये वाला सरफेस देख रहे हो, इसका एरिया ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है। तो अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल ऐसा स्लांट रखूं, ऐसा लिटा के रखूं, स्लांट रखूं, तो एक सरफेस में मैं क्या करता हूं ना, इसको ऐसा स्लांट रख देता हूं, ऐसे ये ठीक है। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है। और इसी ब्रिक को इसी सरफेस में वापस फिर से इसी ब्रिक को वापस से इसी सरफेस में ऐसे रख देते हैं, वर्टिकल। सेम ब्रिक वही है, ठीक। अब देखो सरफेस भी वही है, सेम सरफेस, सेम सरफेस, सेम सरफेस, सेम ब्रिक, एवरीथिंग। ये केस 2। इसको मेरे को खींचना है, इधर फोर्स लगा के F, इधर फोर्स लगा के F2 और ये F1। वीडियो पॉज करो, सोचो कि इसमें से केस 1 या केस 2 किस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगे, किस में ज़्यादा मेरे को फोर्स लगेगा खींचने के लिए। ईट को ऐसे खींचना है, हाँ एकदम ऊपर में मत फोर्स लगा देना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा। मतलब ऐसे करके जो ये है वो ऐसे टॉपल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर पलट जाएगा, स्लाइड होके नीचे नहीं आएगा। इसलिए फोर्स नीचे लगाना है, नीचे की तरफ, ठीक है। वो टॉपल कैसे होता है, रोटेशन मोशन में देखेंगे। अभी बताओ कि अगर मेरे को इसको स्लाइड करा के खींचना है, स्लाइड कराना है, तो केस 1 या केस 2 किस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा या किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा? जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? पॉज करो, सोचो। जितने लोगों का आंसर आया है कि ए, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो इसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो इसमें इंटरलॉकिंग कम होगी, तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितने लोगों का आंसर आया है केस 1, वो लोगों का आंसर गलत है। जितने लोगों का आंसर आया है केस 2, वो लोगों का भी आंसर गलत है। दोनों में सेम लगेगा, दोनों में सेम फोर्स लगेगा, दोनों में सेम फ्रिक्शन लगेगा। यार ये तो बहुत ही गलत बात हो गया। अभी तो हम देखें कि इसमें इंटरलॉकिंग की वजह से होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए। यही ओल्ड थ्योरी था, यही कॉमन अपना मिसपरसेप्शन है। मिसपरसेप्शन मतलब ऐसा हम परसीव करते हैं, देखते हैं कि ऐसा होता होगा करके लॉजिक लगाते हैं, पर हमेशा वैसा काम करता नहीं है। तो धीरे से न्यू थ्योरी डेवलप की गई। कैसे न्यू थ्योरी आई, क्या हुआ, उसको धीरे धीरे देखते हैं। पर पहले सारे अपने पुराने कॉन्सेप्ट जो दिमाग में जो लगता है जिस वजह से फ्रिक्शन होता होगा उसको क्लियर कर लिया जाए। ऐसा लगता रहा, जैसे हमको भी कॉमनली किसी को पूछोगे तो ऐसा ही लगता है कि इंटरलॉकिंग की वजह से होगा। ये बात गलत थी। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे फर्क नहीं पड़ता। करके देख सकते हो घर में एक्सपेरिमेंट, एक टेबल रखना, ईटर रखना, उसको खींच खींच के देखना कि इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लगेगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस, ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग, ज़्यादा फ्रिक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो भाई एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी पे डिपेंड तो किस पे करता है, उसको देखेंगे एक्चुअल में क्या है। पर ये सब गलत है। वो क्या गलत है वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि वो जानने से कि क्या सही है, क्या गलत है, वो उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये तो नहीं है। नहीं तो फिर मिक्सअप करेंगे दोनों थ्योरीज को ना, तो दोनों में आगे चल के क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेना इंटरलॉकिंग पे डिपेंड, इंटरलॉकिंग की वजह से होता नहीं होता जो भी है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बढ़िया। एंड रफनेस ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता है। रफनेस मतलब कि जितने ज़्यादा स्पाइक्स होंगे, मैं बोला ना जैसे ये यहाँ पर जितने ज़्यादा स्पाइक्स होंगे उस पर डिपेंड करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत स्मूथ कर दो, बहुत चिकना कर दो सरफेस को,
दो एल्यूमिनियम के शीट लेता हूँ, एल्यूमिनियम या स्टील का, सभी लोग देखे होंगे स्टील का वो टीन का शीट रहता है, लंबा लंबा सा, बड़े बड़े से शीट रहते हैं, और टीन के दो एकदम स्मूथ है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत पॉलिश्ड एकदम स्मूथ, उन दोनों शीट को, दोनों पॉलिश्ड शीट को ऐसे चिपका देता हूँ मैं। अब उसको एक दूसरे पे खसका पाते हैं क्या अपन कभी? उसको अपन एक दूसरे पे, वो बहुत फोर्स लगता है उसको खसकाने पे, इसका मतलब उस पर भी फ्रिक्शन क्या हो गया, उस पर भी फ्रिक्शन क्या हो गया, बहुत इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो स्पाइक्स पे डिपेंड नहीं, बहुत स्मूथ है फिर भी फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत हाई होती जाएगी। इनफैक्ट अगर आप उसको बहुत पॉलिश कर दोगे, बहुत ज़्यादा ही स्मूथ कर देंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसका यूज़ भी करते हैं बहुत सारे जगहों पे, मैं बताऊंगा आगे चल के जैसे एग्जाम्पल्स में। तो पहले देखते हैं कि ये 3 बात तो गलत हो गई, तो सही क्या है? तो सही है दिस, नया थ्योरी डेवलप किया गया, नया स्टडी किया गया कि यार भाई देखो, इसमें जब अपन ये करके देख रहे थे, ब्रिक करके देखे दोनों केसेस, ब्रिक के दोनों केसेस देखे, तो इन दोनों में तो सेम वैल्यू आई फ्रिक्शन की। इसका मतलब यार एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं, तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पता चला इन दोनों केसेस में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों केसेस में? तो बोले यार इन दोनों केसेस में ब्रिक कॉमन है, इसका मतलब ब्रिक का वेट कॉमन होगा mg, और दोनों ही केसेस में सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल था, वो ऐसा इंक्लाइंड प्लेन नहीं था। हाँ यार वो भी कॉमन है, इसका मतलब दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन कॉमन है। अच्छा, तो बोले नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता होगा पक्का। तो आगे जब फर्दर स्टडी करके देखें तो पता चला कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी ध्यान से देखना मैं कौन सा फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, अभी ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब बाद में देखेंगे। फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो ऐसे क्यों नहीं बोल दे रहा हूँ यार मैं, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि वेट ही तो नॉर्मल रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में देखे थे हम लोग, और फिर से मैं उस बात को अभी बताऊंगा आगे चल के जैसे लेक्चर में। ध्यान रखना, फ्रिक्शन वेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है वेट से ज़्यादा, हो सकता है वेट से कम हो, डिपेंडिंग ऑन अदर फोर्सेज ऑन द ब्लॉक, और सरफेस हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें, नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से एक अपन ये बना लिए कि फ्रिक्शन जो है कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन जब मैं कांटेक्ट फोर्स बताया, लॉज ऑफ मोशन बता चुका हूँ। कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? टेंशन, फ्रिक्शन, ये सारे कैसे होते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो जो कांटेक्ट फोर्स है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट, मतलब फ्रिक्शन ही है जो कि कंपोनेंट है, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, बहुत बढ़िया। और उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है एक म्यू, इसको क्या बोलते हैं? म्यू। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको प्यार से बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो नॉर्मल रिएक्शन पे तो डिपेंड करता ही है। फिर से वापस ब्रिक वाले एग्जांपल पे चलते हैं। म्यू को ध्यान रखना, म्यू को बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बस ये अभी याद रखना। अभी ब्रिक वाले एग्जांपल पे फिर चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि ये तो बात समझ में आ गया भाई, इसको ब्रिक को ऐसा स्लांट रखो, मतलब ऐसा रखो, या फिर वर्टिकल रखो, एक ही बात है, कोई दोनों में फ्रिक्शन सेम लगता है। लेकिन अब इस बार मैं क्या करता हूँ ना, सरफेस चेंज कर देता हूँ। मतलब ब्रिक को तो ऐसे ही रखता हूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वही ब्रिक है पर सरफेस अब अलग अलग हो गया। सरफेस अलग अलग हो गया तो बताओ क्या मेरे को फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा, F1 या F2? जितने लोगों का आंसर आया F1 ज़्यादा, गलत। जितने लोगों का आया F2 ज़्यादा, गलत। जितने लोगों का आया दोनों सेम, वो भी गलत। क्योंकि अभी पता नहीं है कि कौन से सरफेस का, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, कौन से सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड होता है? या इस फॉर्मूले से डिसाइड होता है। F इज इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन F बाई एन, F बाई एन, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स का क्लियर सभी को? फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। बताओ फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? वो भी फोर्स है, तो उसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा? म्यू इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और यूनिट डायमेंशंस वाले चैप्टर में पढ़ लिए होगे, डायमेंशनलेस क्या होता है, कैसा होता है। यूनिटलेस मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई न्यूटन मीटर। जैसे म्यू बोलूँगा किसी सरफेस का कितना है तो 0.2 है। ऐसे क्यों सर 0.2, 0.5 ऐसे क्यों? 10, 20 क्यों नहीं, या 100 क्यों नहीं, या नेगेटिव क्यों नहीं?
देखेंगे उसको धीरे से। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि ये 0.2 है किसी सरफेस का, म्यू जो है 0.2 है, इसका मतलब है 0.2 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ नहीं। 0.2 उस सरफेस की प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। किसी सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 हो सकता है, किसी का 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से भी ज़्यादा हो सकता है। कितने भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यूज़ कितने भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट 0 हो सकता है क्या? अगर 0, सोच के देखो, म्यू अगर 0 हो जाए तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो 0 फ्रिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, 0 फ्रिक्शन इम्पॉसिबल है। चाहे सरफेस को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दो, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दोगे तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और उसको बहुत रफ करोगे तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। बहुत अजीब सा बिहेव करता है फ्रिक्शन। तो देखते हैं इसमें कैसा है। ठीक है, तो 0.2 अगर फ्रिक्शन है, किसी सरफेस का हो सकता है 0.5 हो, किसी सरफेस का हो सकता है 0.8 हो, ठीक, अलग अलग हो सकता है। तो उसकी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, बोलना नहीं कि उसका कोई यूनिट है, कोई भी यूनिट नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू एन। म्यू एन मतलब म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शन इट ऑलवेज, अब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में को मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो अभी बताता हूँ डायरेक्शन को, और डायरेक्शन थोड़ा और नॉन इंट्यूटिव है, मतलब फिर से डायरेक्शन को समझने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं उसका बहुत अच्छे से तरीका बताऊंगा डायरेक्ट समझने के लिए। ट्रिक बोल सकते हैं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही है, पर वो बहुत अच्छे से समझना, उसको एक्सप्लेन करके समझना अच्छे से, वो बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल चलते जाना, एक तो अभी बताऊंगा, एक जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर अगर कोई मोशन कर रहा है उसको अपोज करता है। ऐसा नहीं है कि वो मोशन को ही अपोज करता है, मोशन से कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शन का, रिलेटिव मोशन से लेना देना है। रिलेटिव मोशन मतलब एक सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हो, वो चल रहा हो, तो इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में, सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या हो गया? रिलेटिव मोशन, मतलब सरफेस रेस्ट पे है और ये आगे बढ़ते जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। जैसे इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख देता हूँ और ये ब्लॉक इधर चलेगा, हो सकता है ऐसा हो, तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर चल रहा है और ये ब्लॉक खुद इधर चल रहा है, वह हो सकता है ये ब्लॉक इधर चल रहा हो, तो दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक, शब्द को ध्यान से सुनते जाओ, धीरे धीरे क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे। जैसे इस केस में बताओ, इस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? सर इस केस में फ्रिक्शन लग रहा होगा F इज इक्वल टू, बता दिए सर फटाफट, म्यू एन। म्यू एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बोलो कितना इसमें लग रहा है सर? वेट इसका 550 इंटू जी मतलब 500, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फटाफट निकाल दिए, बोले कि म्यू है तो 0.2 इंटू 500, तो 0.2 इंटू 500 हो गया 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया। देखो अभी बताता हूँ कितना है फ्रिक्शन की वैल्यू, 100 न्यूटन। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो आदमी है इसको 50 kg के ब्लॉक को धक्का दे रहा है और ये लगा रहा है इधर फोर्स, मान लेते हैं 20 न्यूटन का। बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? सर फ्रिक्शन तो अभी निकाले, 100 न्यूटन होगा अभी। तो इसका मतलब अगर ये ब्लॉक किधर होगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये रेस्ट पे है और ये मोशन कर रहा है, तो रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन किधर कर रहा है? आगे। तो फ्रिक्शन किधर लगने वाला है? पीछे। फ्रिक्शन किधर लगने वाला है? ब्लू कलर से बना देते हैं। ये फ्रिक्शन किधर लगने वाला है? इधर। तो ये फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर अभी तो पता है 100 न्यूटन। अरे तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखूंगा इसका मैं, जो तुम लोग बोल रहे हो सही है नहीं है? तुम लोग क्या, मैं ही बोल रहा हूँ? तुम लोग खाली एग्री कर रहे हो। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जब तो पता चला अच्छा इस पे इधर तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और इधर तो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन फ्रिक्शन। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है, मतलब मैं धक्का ब्लॉक को इधर दे रहा हूँ और ब्लॉक इधर चलने लगेगा, मेरे अपोजिट चलने लगेगा, मतलब जिधर मैं पुश कर रहा हूँ उसके अपोजिट। ऐसा तो होता नहीं है। तब फिर अब तो यार गड़बड़ हो गया। मतलब ये जो हम लोग अभी तक के देखे कि बोले फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर फ्रिक्शन म्यू एन होता है, ये सब तो गलत हो गया। तो एक बात और पता चली, जो मैं टेंशन में बताया था और नॉर्मल रिएक्शन में बताया था, सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए बताया था, वो बात है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पूरा नहीं बोलना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक ये ब्लॉक चल नहीं रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अपने आप एडजस्ट कर लेता है। याद है टेंशन एडजस्ट कर लेता था। एक रस्सी है, एक रस्सी उसमें ऐसा करके एक रस्सी में ब्लॉक को लटका दिया 5 kg का, बताओ इसमें टेंशन कितना है? तो तुम लोग बोलोगे सर टेंशन तो 50 न्यूटन है। 5G mg होता है ना, वेट के बराबर टेंशन होगा। अगर इसमें मैं 10 kg लटका दूं तो सर उसमें 100 न्यूटन हो जाएगा। 20 kg लगा दूं तो 200 न्यूटन हो जाएगा। जब तक रस्सी टूट ना जाए तो रस्सी में क्या टेंशन फिक्स होता है? नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग, एडजस्ट कर लेता है कि कितना वेट है नीचे उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही इन द सेम वे फ्रिक्शन भी क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अगर मैंने इसमें 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 20 न्यूटन। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या होगा? अगर सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगेगा, और मैं 30 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 30 लगेगा, और मैं 50 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 50 लगेगा। ऐसे एडजस्ट करता जाएगा फ्रिक्शन। सपोज मैंने 100 न्यूटन लगा दिया, यह है ना, सपोज मैंने इधर लगा दिया 100 न्यूटन, सपोज मैं लगा दिया 100 न्यूटन फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? बोलो। 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 20, 30 लगाया तो फ्रिक्शन 30, 50 लगाया तो फ्रिक्शन 50, 100 लगाया तो फ्रिक्शन 100, और मैं 101 लगा दिया तो फ्रिक्शन कितना? 101 नहीं, फ्रिक्शन तो 100 लगेगा भाई। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है फ्रिक्शन। देखो ध्यान समझना, जो हम लोग म्यू एन निकालते हैं दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा तुम टेंशन से अगर रिलेट करना चाहो तो समझो कि उसके बाद रस्सी टूट जाती है, बिल्कुल वैसा ही। तो इसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहाँ? 100 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन। 100 ही लगेगा हर बार, जरूरी नहीं है। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो 10 लगेगा, 20 लगाऊं तो 20 लगेगा, 50 लगाऊं तो 50, 90 लगाऊं तो 90, 100 लगाऊं तो 100, 110 लगाऊं तो 100 ही। 110 नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता फ्रिक्शन। तो सर अगर मैं 101 लगा दूं तो होगा क्या? तो होगा ये कि 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन लग ही रहा है, 101 लगा रहे तो अब ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। 100 तक तो ब्लॉक चल ही नहीं रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक को ऐसा पुश कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं पुश तो कर रहा हूँ पर नहीं चल रहा है। कितना लगा रहा हूँ? 50, 60, 70, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, 80, 90, नहीं चल रहा है, 100 नहीं चल रहा है, 101 अब चलने लगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन का जो मैंने फोर्स लगाया उससे क्या होने लगा? वो चलने लगा। और भी कहानी है, धीरे धीरे इसमें एक एक लेयर बाय लेयर जाएंगे। ये फर्स्ट लेयर पहुंचे हम लोग, अभी और लेयर्स हैं इसमें। धीरे धीरे चलने लगेगा तो क्या होगा? जस्ट चलने वाला होगा तब क्या होगा? कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तब क्या होगा? ये सब एक एक लेयर्स हैं, अभी फर्स्ट लेयर में गए, धीरे 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 डीप जाएंगे, पूरा फ्रिक्शन क्लियर करेंगे बहुत बढ़िया से। देखते जाओ, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका एक और इसी का अपन डायग्राम वो बना के देख लेते हैं, ब्लॉक्स बना के देख लेते हैं। 50 kg था, म्यू कितना था? 0.2, म्यू 0.2 था। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, देखो स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक का मतलब होता है कि अभी ब्लॉक चल नहीं रहा है। अब 101 लगाऊंगा तो फिर चलने लगेगा, तो चलने लगेगा तो क्या होगा उसको देखेंगे आगे, पर अभी नहीं चल रहा है तब का देखते हैं केस। तो मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ? इतना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन तो फिक्स है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 50 kg है तो 500 न्यूटन, ये फिक्स है। और हमारा मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का कितना आया था जो कैलकुलेट किए थे? 100 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम एल लिखा, एल का मतलब है लिमिटिंग मतलब चल नहीं रहा है उस कंडीशन में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी बताऊंगा और वर्ड्स आगे, ठीक। तो देखते जाते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स को मैं लगाता हूँ 10 न्यूटन, सपोज यदि ये सभी चीज़ न्यूटन में है, ठीक है, 10 न्यूटन, तो बोलो फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 10 न्यूटन लगेगा। बताओ मैं इसमें लगाता हूँ 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन। मैं लगाता हूँ 50 न्यूटन तो बोलो फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 50 न्यूटन लगेगा। इसमें लगाते हैं 60 तो फ्रिक्शन लगेगा 60। इसमें लगाते हैं 80 तो फ्रिक्शन लगेगा 80। इसमें लगाते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें लगाता हूँ मैं 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100 न्यूटन। इसमें लगाता हूँ मैं 1 न्यूटन और बढ़ा देता हूँ, लेकिन फ्रिक्शन 100 ही लगेगा। अरे इसको 110 कर दो, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100 ही न्यूटन। इसको 200 कर दो, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100 ही। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 है, 100 से ज़्यादा नहीं लग सकता फ्रिक्शन, ठीक। 100 से ज़्यादा नहीं लग सकता, 100 से कम लग सकता है, 0 लग सकता है। अगर मैं इस पर कोई फोर्स ही ना लगाऊं, जीरो फोर्स लगाऊं इधर, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा? 0 ही होगा। फ्रिक्शन अपने आप ही तो नहीं लगने लगेगा ना, जब मैं उसको रिलेटिव मोशन करवाना चाहूँगा तब तो अपोज करेगा, जब मोशन ही नहीं करवाना तो फिर फ्रिक्शन ही नहीं। If no external force is applied then friction is 0,
ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स में ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ब्लॉक से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों की 10 लगाए तो 10, 20 लगाए तो 20, 50 लगाए तो 50, 60 लगाए तो 60, 80 लगाए तो 80, 100 तक के मैक्सिमम वैल्यू तक के तो लीनियर ग्राफ बन रहा है। मतलब जितना मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जितना ही मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊँ उतना ही फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो ये तो ग्राफ लीनियर है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। मैं अगर 2 बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी 2 बढ़ा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कहाँ तक? मैक्सिमम तक। मैक्सिमम के बाद ग्राफ गिर जाएगा, तो वो देखते हैं। मैक्सिमम के बाद मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की? 100 से ज़्यादा लग सकता है कि नहीं? तो वो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जब प्रैक्टिकल किया गया, जब देखा गया इसको, अच्छा इतना तो समझ में आया कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं डिपेंड करता, म्यू पे डिपेंड करता है, और ये सब सारी चीज़ें कहानी तो समझ में आई। फिर जब इसका ग्राफ देखे कि एक्चुअल बिहेवियर का ग्राफ प्लॉट करें तो फिर बनता कैसे? तो बोले यहाँ तक तो सर स्ट्रेट लाइन बनता है, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू भाई, उससे ऊपर और अब नहीं लग सकता। ठीक, तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन बनी, अब ये जस्ट मतलब 100 न्यूटन लग गया। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी चेंज करूं तो मूव करना चालू कर देगा। ठीक, एक लेयर सभी को क्लियर कि वो जब मोशन नहीं कर रहा होता तब क्या क्या होता है क्लियर। 0 न्यूटन मतलब कोई फोर्स नहीं लगा तो सेल्फ एडजस्टिंग है, एडजस्ट करता है कहाँ तक? म्यू एन तक। What is म्यू? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। What is एन? नॉर्मल रिएक्शन। वेट मत बोलना क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन होगा तो वेट अलग हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन अलग हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें म्यू इंटू एन विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या होता है ना, जैसे उसको पुश करना चालू करते हैं। अब 2 सरफेस के बीच पहले मोशन नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, अब होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही मोशन होना स्टार्ट हुआ, अब दोनों के बीच जो इंटरलॉकिंग जिसके वजह से फ्रिक्शन हो रहा था उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये सारे प्रैक्टिकल ग्राफ है, थोड़ी सी रिड्यूस होती है और उसके बाद में कांस्टेंट चलने लगता है। हमारे केस में लिमिटिंग कंडीशन क्या था? 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन तक जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स को कितना भी बढ़ा लो, 110 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, वो फ्रिक्शन इतना कांस्टेंट ही रहेगा। बताओ क्या ये वैल्यू 100 न्यूटन है? 100 न्यूटन है? नहीं, अरे ये तो 100 नहीं है सर, ये तो थोड़ा सा कम है 100 से, मे भी हो सकता है कि 99 न्यूटन। तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन, थोड़ा सा। जब वो काइनेटिक, जब वो चलने लगता है, चलने को अपोज करता है, अपोज करता है, अपोज करता है, अपोज करता है। जैसे ही चलना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंच गया, अब चलना स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे ही स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा गिर जाता है फ्रिक्शन, फिर वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो कि 100 मैक्सिमम पहुंचा और उसके बाद 101 में लगाया तो ये चलना स्टार्ट और थोड़ा सा गिरा, 99 हुआ और 99 कांस्टेंट। उसके बाद फोर्स को कितना भी बढ़ाओ वो फ्रिक्शन वैसे ही चलता रहेगा। ठीक, हाउएवर इसमें और भी बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं। जब अपन बहुत ज़्यादा ही फोर्स काइनेटिक बढ़ा देते हैं तब फिर फ्रिक्शन का क्या होता है कैसा, अपने सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जहाँ तक है, मतलब इस लेवल पे जहाँ तक हम नीट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ उस लेवल तक यहाँ है। अभी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा देंगे फिर कैसे होगा, क्या होगा। जैसे हम एस्ट्रोनॉमिकल और भी बहुत सारे मैकेनिक्स पढ़ते हैं तभी उसमें थोड़ा और हाई लेवल आता है। इतना अभी तक क्लियर रखो कि उसके बाद फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ है अपना ये। ठीक, देखो यहाँ से चालू किए, यहाँ से चालू किए तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता गया। अब ये स्ट्रेट लाइन ये मत बोलना यार 45 डिग्री होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है ना म्यू पे डिपेंड करता है ना कि फ्रिक्शन कैसा ज़्यादा है, क्या हमें सरफेस का कैसा है कहानी। सारे सरफेस अलग अलग होते हैं तो म्यू किस पर डिपेंड करता है पूछेंगे तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है म्यू, और थोड़ा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू कम हो जाता है, अलग अलग सरफेस पे डिपेंड करता है और फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। उसकी चिंता नहीं करना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। देखो तो यहाँ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहाँ तक? मैक्सिमम। दिस इज एफ एस मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी स्टैटिक का मतलब ब्लॉक रखा हुआ, अभी चला नहीं। आगे देखते हैं, स्टैटिक का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब अभी तक के ब्लॉक चलना स्टार्ट नहीं किया है, चलना स्टार्ट नहीं किया, उस कंडीशन में ये सेल्फ एडजस्टिंग है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट। ओके, जनरली बताता हूँ मैं। देखो इन जनरल जो म्यू की वैल्यू होती है, इन जनरल जो म्यू की वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन इन जनरल जो म्यू की वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक, अच्छा एक और बात बता देता हूँ। जो क्वेश्चन ऐसा तुमको मिलेगा, सपोज कभी एक क्वेश्चन मिला ऐसा
किस पे ब्लॉक रखा हुआ है, और साथ में ये मैं ऐसा अलग से बता रहा हूँ क्योंकि कभी क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अभी तो सर बताया आप म्यू एस जो होगा, जैसे कभी क्वेश्चन में दिया रहता है म्यू एस इक्वल टू 0.5 एंड म्यू के इक्वल टू 0.4। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, ऐसा बोलने के लिए नाम है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, काइनेटिक हमेशा कम होगा। तो सब लोग डाउट रहता है कि म्यू एस दिया और म्यू के दिया, पर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि यार इसमें तो म्यू बस दिया है 0.4 सपोज, तो इसको क्या समझे हम लोग, काइनेटिक समझे कि स्टैटिक समझे। तो देखो इस कंडीशन में जनरली क्या होता है कि म्यू के और म्यू एस में बहुत कम डिफरेंस होता है, मतलब ऐसा लिमिटिंग से बहुत थोड़ा सा बस कम होता है काइनेटिक, तो उसको क्या जनरली सेम मान लेते हैं। जैसे हम लोग जी को 9.8 की जगह जी को 10 बोल देते हैं ना क्वेश्चन में सॉल्व, वैसे ही म्यू को एक ही वैल्यू दे दे, तो वो काइनेटिक और लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू वही है। दे दे अगर म्यू एस और म्यू के तो अच्छी बात है, नहीं दे तो फिर म्यू बस दिया तो समझ लेना कि वो दोनों ही वही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। चलो तो जनरली क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है म्यू की वैल्यू, मतलब 0.2, 0.5, 0.8, 0.9 ऐसे 1 तक मैक्सिमम जाता है। क्या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बोलते हैं म्यू कैन बी ग्रेटर देन, म्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, म्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कब हो जाता है ज़्यादा, देखो जब हम किसी बहुत रफ सरफेस में देखते हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, उसको जैसे हम लोग पॉलिश करते जाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन और कम हुआ, फ्रिक्शन और कम हुआ। ये सब स्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, चक्का मत ले आना, रोल मत कराने लगना, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे आगे रोटेशन मोशन में, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो। तो रोलिंग नहीं, तो अभी क्या स्लाइड करा रहे, तो स्लाइड कराने के लिए उसको चिकना करते गए और चिकना करते गए और चिकना करते गए, तो बढ़िया फ्रिक्शन कम होता गया। लेकिन उसको बहुत हाईली पॉलिश्ड कर दो ना तो फ्रिक्शन फिर से बहुत हाई हो जाता है, और उस केस में उसकी वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 1। बहुत हाईली पॉलिश, जैसे बहुत चिकने बहुत हाईली पॉलिश दो मेटल शीट को, मेटल टीन के शीट या फिर जो एल्यूमिनियम स्टील के शीट को, बड़े बड़े जो शीट्स होते हैं उनको ऐसा एक दूसरे के ऊपर रख दूं मैं, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट उसको एक दूसरे पे स्लाइड कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपक गए लगता है वो लोग। चिपक गए का मतलब क्या, उसके अंदर में क्या ग्लू लगा है क्या, कुछ ग्लू फेविकोल नहीं लगा है, फिर भी वो बहुत चिपक गए ऐसा लगता है। फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है बहुत पॉलिश करने पर। बहुत अजीब बात है कि अगर अपन रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसको चिकना करते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कम हो रहा है, बहुत चिकना कर दी तो फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था फ्रिक्शन बहुत नॉन इंट्यूटिव है, जैसा अपने को लगता है हमेशा ही वैसा नहीं होता, पहले होता भी रहता है फिर अचानक नहीं भी होता है। तो इसके लिए हमको सारे केसेस देखना, सबको समझना अच्छे से, लेयर बाय लेयर सब लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, ठीक, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जो है दिया है म्यू एन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता पर इससे कम हो सकता है। अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे रखा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर मैं फोर्स लगाऊं और मोशन नहीं हो रहा है तो हो सकता है लगेगा। नेक्स्ट केस में देखते हैं, हाँ देखो है ना, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट, ये देखें ये कांटेक्ट का लाइन है और इसी पे लाइन ऑफ कांटेक्ट पे ही लगता है कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे इंक्लाइंड प्लेन आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए, ऐसा डब्बा रखे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डब्बा नीचे स्लाइड होना चाह रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स ये, क्योंकि कांटेक्ट लाइन ये है, लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलॉन्ग ही लगता है, कभी ऐसे इधर उधर नहीं लग सकता, लाइन ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसके अलॉन्ग लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक, बढ़िया। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स व्हेन देयर इज नो मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। अभी तो मैं बोला फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, फिर अभी मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है फिर भी फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसा ही बोला था मैं, पर उसको थोड़ा अपन समझते हैं और डिटेल में। मान लो जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है, ठीक, इसी में देखते हैं, ये ब्लॉक बना है, मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये मूव नहीं कर रहा है, क्या इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन लग रहा है? बिल्कुल भाई, इस पर फ्रिक्शन इस साइड में लग रहा है। देखो ये फोर्स क्या कर रहा था, इन दोनों सरफेस को रिलेटिव मोशन, मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस का मोशन करवाना चाह रहा था, रिलेटिव मोशन। तो व्हेनेवर देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, एंड व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन एक्चुअल, देन ऑल्सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। मतलब अगर इसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तब तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, पर एक फोर्स लगा जो रिलेटिव मोशन करवाना चाहता है तो उसी को तो रोकता है फ्रिक्शन फोर्स। तो इट एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेज इन कांटेक्ट, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहीं पर जो आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, एंड व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के लिख देते हैं अपन, जो कि होता है म्यू
एन बट म्यू के एन, मतलब म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। व्हेन देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन देन ऑल्सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, विच फ्रिक्शन इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इन जनरल। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, फ्रिक्शन क्या एन के बराबर कब होगा, जब म्यू की वैल्यू 1 हो जाए। अरे अभी तो मैं बताया म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में। तो इन जनरल म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 मान लो, तो एन का तो हाफ हो गया ना फ्रिक्शन। अरे नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन है तो उसमें 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 न्यूटन हो गया ना। तो फ्रिक्शन क्या नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आया क्या, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा सा कम। तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, मतलब इन जनरल नॉर्मल रिएक्शन से लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू एन ही होगी ऑफ कोर्स, ठीक। आगे देखते हैं। मिस परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गलती करते हैं हम लोग फ्रिक्शन में, मिस परसेप्शन, मिस परसीव, गलत क्या समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोला हूं कि नॉर्मल फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉट एमजी, और हमेशा एमजी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। शायद डायग्राम को देख के एकदम खटाखट लॉज ऑफ मोशन की सारी क्लासेस याद आ गई होगी सबको। देखो इसमें वेट किधर लग रहा है, बोले सर एमजी नीचे लग रहा है वेट। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, इधर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर है अब, अरे भाई ये सीधा रखा होता ना ऐसा, तब नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर होता, लेकिन अभी ये सीधा नहीं रखा है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। तो इस केस में क्या होगा, अरे बस अपने को तो बहुत अच्छे से पता है, क्या करते हैं इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, इधर बोले एमजी कॉस थीटा, इधर बोले एमजी साइन थीटा। ओहो, तो नॉर्मल रिएक्शन और किसके बराबर हो गया, एमजी कॉस थीटा। तो यहाँ फ्रिक्शन क्या लिखा जाएगा, फ्रिक्शन लिखा जाएगा म्यू एन, फ्रिक्शन लिखा जाएगा म्यू एन की जगह एमजी नहीं, एमजी कॉस थीटा। तो बोलो क्या हमेशा नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर होता है, नहीं। इस केस में देखते हैं, अरे यार ये तो वही वाला केस है, स्यूडोफोर्स जुगाड़ लगाते थे अपन, याद है। ये पूरा का पूरा फ्रेम ही चलने लगा है, फ्रेम रेस्ट पे नहीं है, फ्रेम ही चलने लगा है। तो ऐसे चलते हुए फ्रेम में क्या करते हैं, उसी फ्रेम के अंदर बैठ जाते हैं अपन। बाहर से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, पर मैथमेटिक्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, देखे थे हम लास्ट स्यूडोफोर्स की क्लास में। फ्रेम के अंदर बैठ जाओ और एक जुगाड़ लगा लो, उस जुगाड़ का क्या नाम था, स्यूडोफोर्स। तो क्योंकि मैं इस फ्रेम के अंदर चला गया हूँ, तो अब मैं खुद ही एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूँ, तो न्यूटन लॉस कांट बी अप्लाइड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो इसमें एक जुगाड़ लगता है, जुगाड़ का क्या नाम है, स्यूडोफोर्स। एमजी तो लग ही रहा है नो डाउट, इसमें एक स्यूडोफोर्स और लगता है जिसका नाम है एम ए नॉट, मतलब एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ये स्यूडोफोर्स का कहानी था। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये ब्लॉक इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्रेम के अंदर बैठ के देख रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे, पूरा फ्रेम ही ऊपर जा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इसके अंदर में ब्लॉक ऊपर या नीचे जा रहा है क्या, नहीं, रेस्ट पे है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन नीचे की फोर्स के बराबर होगा। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, एम जी प्लस एम ए नॉट, इतना होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एन, और एन क्या है, ये है। क्या एन एम जी है, नहीं। तो n जो है नॉर्मल रिएक्शन कभी mg हो सकता है, कभी mg से ज़्यादा हो सकता है, कभी mg से कम हो सकता है। देखो इस केस में mg से कम हो गया क्या, हाँ भाई इसमें कम हो गया, इसमें mg से ज़्यादा हो गया। इसमें जैसे फ्रिक्शन इसमें कितना दिया है, mg इसका वेट तो लग ही रहा है, साथ में मैं भी इधर f फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज f फोर्स में भी लगा रहा हूँ। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, बोले सर नॉर्मल रिएक्शन तो mg प्लस f हो गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अरे यार ये जाएगा 1 मिनट में चला जाता है, होल्ड करो, वेट करो, शांति रखो, धैर्य रखो, चला गया। देखें तो जो एन एम जी है, तो इसके कभी कभी ऐसा केस आएगा कि ऐसा लगा बना हुआ है और इसका ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया इस केस में, अरे हाँ सर इसमें तो यार कम हो गया लग रहा है, क्योंकि एम जी इधर तो लग रहा है, पर इसमें भी तो ये थीटा एंगल है, तो इधर एफ कॉस थीटा होगा और ऊपर में एफ साइन थीटा होगा। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए ये एफ साइन थीटा आ गया ना, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो उस केस में कम हो गया, जैसे इस केस में भी कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि mg नहीं होता, हमेशा अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ठीक है भाई। आगे देखें कैसे क्या होता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। ये एक बहुत ही मिसपरसेप्शन, ओल्ड थ्योरी याद करो, ओल्ड थ्योरी में बता रहा था कि ये जो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रिक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं, ये मिसपरसेप्शन है।
ऐसा अपन गलत समझते हैं, मतलब वही ओल्ड थ्योरी वाली बात। फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस, बहुत बढ़िया, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, सिर्फ इन दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, एक ईंट है, ब्रिक है, उसको अपन ऐसा रखें ऐसा रखें, दोनों में फ्रिक्शन सेम लगता है। देखो इस केस में और इस केस में फ्रिक्शन सेम है, इस केस में फ्रिक्शन सेम है। इतना सारा एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो भी फ्रिक्शन उतना ही, इतना सा एरिया ऑफ कांटेक्ट है तो भी फ्रिक्शन उतना ही। इस केस में भी वैसे ही। बहुत बढ़िया, समझ गए। अगला मिसकंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ऑलवेज जीरो। अब ये तो गलत बात है, अभी तो बताया था मैं कि अगर देयर इज मतलब कोई फोर्स मैं लगा रहा हूँ और वो मोशन नहीं कर रहा है तब भी तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ और मोशन नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन ही तो रोक रहा है उसको। तो एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, फिर भी तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, क्योंकि मैं उसको करवाना चाहता हूँ फोर्स लगा के। बहुत ही बढ़िया। इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो नहीं। अच्छा एक ब्लॉक ऐसे करके रखा, ये ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, ये ब्लॉक ऐसे रखा है, बताओ अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। अबे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं ना मैं, तो इसमें फ्रिक्शन जीरो लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई फोर्स लगाने लगूं जो कि इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, इसका वेट इधर mg, ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन वो हो, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया म्यू एन, एन मतलब mg, इस केस में mg है तो म्यू mg, और म्यू mg से अगर मैं कम लगा रहा हूँ फोर्स, म्यू mg से कम फोर्स लगा रहा हूँ, तो बताओ ये मूव कर पाएगा क्या? मूव तो नहीं करेगा, पर फ्रिक्शन तो लगेगा ना। ठीक है, तो हमेशा जीरो नहीं होता है, फ्रिक्शन तो चलता है। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन का व्हेन अ मैन, ये देखो एक आदमी जो चल रहा है इज वॉकिंग फॉरवर्ड्स, मतलब जैसे मैं ये देखो ऐसा चल के दिखाता हूँ, ऐसा तुम लोगों को मेरा पैर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन समझ रहे हो तुम पैर मेरा कैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके पैर चल रहा है। वाह वाह सर क्या मजा आ गया, ऐसे ऐसे करके पैर आगे 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 बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे जब पैर आगे बढ़ रहा है तो मैं इसको ग्राउंड को किधर पुश कर रहा हूँ, पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे। नहीं आया समझ। देख जब कोई आदमी ऐसा है चल रहा, ऐसा है, पैर अच्छे से बनाना पड़ेगा इस बार, तो पैर इधर ऐसा है, तो मान लो कि ये आगे बढ़ रहा है ऐसा, तो ये इसको ग्राउंड को किधर पुश कर रहा है, ग्राउंड को किधर पुश कर, एक्चुअल जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो अर्थ को ऐसा पीछे करते जाते हैं, तो अर्थ को पीछे कर नहीं पाते इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही तो चलते हैं ना आगे। तो इसको ये किधर ग्राउंड को किधर पुश करना चाह रहा है, पीछे, तो रिलेटिव मोशन किधर होना चाहता है, पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। ओहो ये तो यार बहुत अजीब लगने लगा, मतलब मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे पैर में जो फ्रिक्शन है वो पीछे लग रहा है, नहीं वो भी आगे ही लग रहा है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब कि जैसा अपन सोचते हैं, जैसे मैं अब आगे चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए क्योंकि मैं तो आगे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं एक्चुअल पूरी बॉडी किधर चल रही है उससे मतलब नहीं है, रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है उससे मतलब है, पूरी बॉडी किधर मूव कर रही है उससे मतलब नहीं है। पैर, और ये जैसे अर्थ है और ये मेरा पैर है, तो ये पैर किधर मूव करना चाह रहा है, पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। और एक्चुअल मेरे को आगे कौन लेके जाता है, फ्रिक्शन। चलो इमेजिन करो मैं एकदम स्मूथ बर्फ में खड़ा हूँ जहाँ पर मैं फ्रिक्शन, इमेजिन करो ऐसा तो होता नहीं है, पर मान लो कि जीरो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो मैं ऐसे वहीं 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 चलते जाऊँगा पर आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा। क्यों नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि जैसे मैं पीछे पुश करूँगा तो पुश करने को है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं पुश करूँ फ्रिक्शन आगे लगता पर फ्रिक्शन ही नहीं है, तो कोई मेरे को आगे ले जा ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअल आगे ले जाता कौन है, फ्रिक्शन लेके जाता है आगे, रोकता नहीं है फ्रिक्शन, इनफैक्ट आगे लेके जाता है फ्रिक्शन इस केस में, किसी केस में रोकता भी है। तो बहुत नॉन इंट्यूटिव है। तो ये बहुत मिसपरसेप्शन है कि व्हेन अ मैन वॉकिंग फॉरवर्ड्स फ्रिक्शन ऑन हिम एक्टिंग बैकवर्ड्स, ये गलत बात है, फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट्स फॉरवर्ड। ठीक, देखेंगे इसके और भी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट मिसपरसेप्शन जो चौथा आखिरी, आज सारे मिसपरसेप्शन पे चर्चा करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट से अपन क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विथ इट्स मैग्नीट्यूड एट द सिचुएशन व्हेन द बॉडी इक्वल्स टू एफ इक्वल टू म्यू आर। ये मिसपरसेप्शन है। मतलब क्या है कि अगर मैं कितना भी फोर्स लगाऊं तो फोर्स हमेशा जो फ्रिक्शन जो हमेशा वो म्यू आर ही लगेगा। अपन देख चुके हैं कि अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन, जैसे मान लो कि ये 50 kg का बॉडी है, 50 kg का बॉडी है, तो नीचे कितना 500 न्यूटन mg, 500 न्यूटन ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 500, और म्यू मान लेते हैं इस सरफेस का 0.2 है, वही पिछला वाला अपना एग्जांपल, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 500 विच इज़ 100 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन हमेशा ही 100 लगता है क्या? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ 100। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो तब 10 न्यूटन ही लगेगा, हमेशा उसके म्यू एन लगता है। ये एक मिसपरसेप्शन है जिसको हम लोग आगे देख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसी का।
ठीक। इसके बाद मैं और भी 2-3 मिसपरसेप्शन पे चर्चा करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले थोड़ा सा समझ लें कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और नॉर्मल रिएक्शन बताना है, फ्रिक्शन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, सब बता देते हैं भाई। म्यू तो सर 0.2 दिया है, इसको म्यू के बोले कि म्यू एस बोले फर्क नहीं पड़ता, म्यू एक ही दिया है तो एक ही मानेंगे। तो इस पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसमें कुछ रखा ही नहीं। ये 5 kg का बना दो, नीचे बोलो कितना 50, वीडियो पॉज करके बनाना, फिर उसके बाद इससे मैच कर लेना, सही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना लगेगा, अरे यार फ्रिक्शन वही तो कहानी है, कितना लगेगा फ्रिक्शन, म्यू एन लगेगा क्या, उसको चेक कर लो। ऐसा मत बोल देना सर फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है, निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन आ रहा है, तो म्यू कितना दिया है 0.2 इंटू 50, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना हो गया 0.2 इंटू 50 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगा 10 न्यूटन, तो मैं कितना फोर्स लगाया हूँ इधर 15 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 15 न्यूटन, नहीं अरे मैक्सिमम तो 10 ही न्यूटन है फ्रिक्शन का, तो 15 थोड़ी लग सकता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में देखूं तो इधर कितना लग रहा है 15, इधर कितना लग रहा है 10, और नॉर्मल रिएक्शन और 50 तो मर गए, इधर कितना लग रहा है 15, इधर कितना लग रहा है 10, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 15 माइनस 10, जो कि कितना हुआ 15 माइनस 10, दिस इज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेट करेगा ना, चलेगा ना, चलेगा बिल्कुल, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है, फोर्स चलेगा। तो कितना होगा 5 इक्वल टू 5a, तो a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या समझे अब तक, फ्रिक्शन में के क्वेश्चन में हमेशा ये देख लो कि ब्लॉक चल भी पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। अगर चल पा रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर नहीं चल पा रहा है तो फिर मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा, फिर देखना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 2 kg 0.5, बताओ इसमें भी वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन एक्सेलरेशन बताना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बोलो कैसा, 2 kg, नीचे कितना लग रहा है 20 न्यूटन मतलब 2g, ऊपर कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर 20, क्योंकि ऊपर नीचे जा नहीं रहा है, हाँ भाई। इधर फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन भी 15 लग रहा है क्या, नहीं, पहले देख लो कितना लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, बोलो फ्रिक्शन कितना, म्यू कितना दिया है 0.5, एन कितना दिया है नॉर्मल रिएक्शन 20, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 10 न्यूटन। इस केस में भी फ्रिक्शन कितना आया 10 न्यूटन, उधर फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स 15 माइनस 10 मतलब 15 माइनस 10 इक्वल टू ma मतलब 2a, तो इस केस में कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज की क्लास यही तक, इसके बाद और भी जो मिसकंसेप्शन है नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर से वापस उन मिसकंसेप्शंस को और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।